अपनी जान बचाओ और भागो। सोचिए, आप गहरी नींद में हैं, अचानक आंखें जलने लगती हैं, सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है और हवा में एक अजीब सी दम घुटने वाली गैस फैली हुई है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। 3 दिसंबर 1984 की उस भयानक रात को भोपाल में हजारों लोगों ने बिल्कुल यही महसूस किया था। एक ऐसी अफरा तफरी जिसने इस शहर का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम उस रात की सच्चाई को डिटेल में समझते हैं। तो हमारा आज का विषय है एक त्रासदी का विश्लेषण, यानी भोपाल गैस कांड। आज हम इस दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के पीछे की तकनीकी खामियों, उसके बेहद भारी मानवीय नुकसान और पिछले लगभग 40 सालों से चल रही जवाबदेही की बहस पर एक निष्पक्ष नजर डालेंगे। भाग 1, वो रात जब भोपाल जागा। आइए इस त्रासदी की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। सब कुछ बस कुछ ही घंटों के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। देखिए, 2 दिसंबर की रात 9:30 बजे पाइप्स की एक नॉर्मल सी सफाई शुरू होती है, लेकिन ठीक 1 घंटे बाद रात 10:30 बजे तक ये सफाई का पानी उन पाइप से होते हुए मेन सिस्टम में घुस जाता है। रात 11 बजे टैंक के अंदर का दबाव अचानक से बढ़ने लगता है और फिर ठीक 12:15 पर एक रनअवे केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। आखिरकार रात 1 बजे वो जानलेवा गैस हवा में रिसने लगती है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे रूटीन मेंटेनेंस ने एक इतने बड़े कैटास्ट्रोफिक चेन रिएक्शन को ट्रिगर कर दिया। जैसे ही ये गैस, जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड या MIC गैस कहते हैं, हवा में मिली, इसका एक जहरीला बादल बहुत ही तेजी से लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैल गया। आप इमेजिन कीजिए, एक घनी आबादी वाला शहर जहां लोग गहरी नींद में सो रहे थे, वहां अचानक बिना किसी वार्निंग के ये जानलेवा गैस उन पर कहर बनकर टूट पड़ी। भाग 2, एनाटॉमी ऑफ अ सिस्टम फेलियर, जिसे हम स्विस चीज मॉडल के जरिए समझेंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि एक आधुनिक केमिकल प्लांट में ऐसी तबाही आखिर हो कैसे सकती है। इसकी शुरुआत होती है एक मामूली सी गलती से, जो एक डोमिनो इफेक्ट का कारण बन गई। यहाँ एक स्लिप ब्लाइंड मिसिंग था। स्लिप ब्लाइंड बेसिकली एक फिजिकल सील होती है जिसे लगाना बहुत जरूरी था, पर उसके बिना सफाई का पानी कई मीटर लंबे पाइप से होते हुए सीधा टैंक E610 में चला गया और इसी टैंक में वो हाईली रिएक्टिव MIC गैस स्टोर करके रखी हुई थी। और इसके बाद जो हुआ ना, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक के बाद एक प्लांट की सारी सुरक्षा परतें विफल होती गईं। टैंक को ठंडा रखने वाला रेफ्रिजरेशन सिस्टम पैसे बचाने के लिए पहले ही बंद कर दिया गया था। जब प्रेशर बढ़ा तो ऑपरेटर्स ने उस वार्निंग को ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि शायद मीटर खराब होगा। गैस को न्यूट्रलाइज करने वाला वेंट गैस स्क्रबर मेंटेनेंस में पड़ा था और गैस को जलाने वाला फ्लेयर टावर तो डिस्कनेक्टेड था। मतलब खर्च बचाने के चक्कर में सेफ्टी की पूरी तरह से बलि चढ़ा दी गई थी। और हद तो तब हो गई जब इनका आखिरी सेफ्टी मेजर भी बिल्कुल बेअसर निकला। प्लांट में पानी के कर्टन्स थे जिन्हें गैस रोकने के लिए बनाया गया था, पर उनकी ऊंचाई थी सिर्फ 10 मीटर, जबकि जहरीली गैस 30 मीटर ऊंचे स्टैक से निकल रही थी। ये तो वही बात हो गई कि आग छत पर लगी है और आप ग्राउंड फ्लोर पर पानी डाल रहे हैं। ये डिजाइन ही कम्प्लीटली फ्लॉट था। अगर हम यहाँ सुरक्षा मापदंडों को देखें तो एक गहरा दोहरापन क्लियरली दिखाई देता है। यूनियन कार्बाइड के अमेरिका वाले वेस्ट वर्जीनिया प्लांट में कंप्यूटराइज्ड वार्निंग्स थी, ऑटोमेटेड बैकअप्स थे और सेफ स्टेनलेस स्टील के पाइप्स यूज किए गए थे। लेकिन वहीं भोपाल प्लांट में यहाँ सब कुछ मैनुअल था, कोई बैकअप सिस्टम नहीं और आम कार्बन स्टील के पाइप्स थे जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड सच में एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ते हैं। इन सब के अलावा प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस, यानी जोखिम के आकलन को यहाँ पूरी तरह से अनदेखा किया गया। इनहेरेंटली सेफर डिजाइन्स, जिसमें केमिकल्स को कम मात्रा में रखा जाता है, उस रूल को बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि एक ही बड़े से टैंक में 42 टन्स जैसी मैसिव अमाउंट में ये वॉलेटाइल MIC गैस स्टोर की गई, वो भी एक घनी आबादी वाले इलाके के बिल्कुल बीचों बीच। भाग 3, पीढ़ियों का नुकसान, दशकों तक चलने वाली पीड़ा।
उस एक भयानक रात में हवा में लगभग 40 टन MIC गैस रिलीज हुई थी। एक ऐसी गैस जिसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा भी इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है, उसकी इतनी भारी मात्रा का पूरे शहर पर छा जाना किसी सबसे बुरे सपने से कम नहीं था। और इसका नतीजा, मौत का जो आंकड़ा सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लगभग 8000 लोगों ने तो शुरुआती दिनों में ही अपनी जान गंवाई, लेकिन लॉन्ग टर्म असर के चलते आकलन बताते हैं कि कुल मिलाकर 22,000 से ज्यादा लोगों ने इस हादसे की वजह से अपनी जान गंवाई। और जो लोग जिंदा बच गए ना, उनकी जिंदगी आजीवन पीड़ा से भर गई। आंकड़े ये बताते हैं कि 5 लाख से ज्यादा लोग आजीवन अपंग या प्रभावित हो गए। सर्वाइवर बाती बाई राजक और फरहत जहां की कहानियां इसे ग्राउंड रियलिटी से जोड़ती हैं। फरहत की बहन की क्रॉनिक रीनल फेलियर से मौत हो गई। वहीं बाती बाई के भाई की आंखों की रोशनी गैस की वजह से इतनी कमजोर हो गई थी कि आगे चलकर करंट लगने से उनकी जान चली गई। आज भी 3 पीढ़ियों तक जन्मजात विकार देखे जा रहे हैं, क्योंकि प्लांट के आसपास का ग्राउंड वाटर और मिट्टी दोनों अभी तक डीप लेवल पर प्रदूषित हैं। भाग 4, जवाबदेही की बहस। आइए इस मुद्दे पर अलग अलग नजरियों को देखते हैं। इस पूरी त्रासदी की जवाबदेही को लेकर 40 साल लंबा संघर्ष चला है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1989 में यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत $470 मिलियन का मुआवजा दिया गया। सुनने में बड़ा लग सकता है, पर अगर इस अमाउंट को सभी प्रभावित लोगों में बांट दिया जाए तो प्रति व्यक्ति ये रकम लगभग $500 यानी कुछ ₹1000 ही आती है। अब यहाँ एक नया कॉम्प्लिकेशन आता है। डाउ केमिकल कंपनी, जिसने बाद में यूनियन कार्बाइड को एक्वायर किया, उनका क्लियर स्टेटमेंट है कि जब ये हादसा हुआ तब प्लांट उनके कंट्रोल में नहीं था। उनका तर्क है कि यूनियन कार्बाइड इस त्रासदी के 16 साल बाद उनकी सब्सिडियरी बनी थी, इसलिए कानूनी तौर पर वो इस पिछले समझौते या आगे की किसी भी भरपाई के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का पर्सपेक्टिव इससे बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि भले ही ओनरशिप बाद में चेंज हुई हो, लेकिन भरपाई ना होने की वजह से आज वो पूरा इलाका एक सैक्रिफाइस जोन बनकर रह गया है। वहाँ जो जहरीले केमिकल पड़े थे उन्हें साफ नहीं किया गया। एमनेस्टी इसे सीधे तौर पर एनवायरमेंटल रेसिज्म का नतीजा बताती है, जहां इन मार्जिनलाइज्ड आबादियों को बस उनके हाल पर अकेला छोड़ दिया गया। भाग 5, प्रोसेस सेफ्टी की विरासत। किस तरह इसने ग्लोबल लेवल पर एक बड़ा बदलाव लाया? भोपाल के इस हादसे ने वाकई पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, और इसके असर से ग्लोबली प्रोसेस सेफ्टी और रिस्क मैनेजमेंट में बहुत बड़े बदलाव आए। यूनाइटेड किंगडम में कोमा रेगुलेशंस लाए गए। यूरोपियन यूनियन में सेवेसो डायरेक्टिव को और सख्त बनाया गया। दुनिया भर की केमिकल इंडस्ट्रीज ने रिस्पॉन्सिबल केयर प्रोग्राम को अपनाया ताकि सेफ्टी फर्स्ट कल्चर प्रायोरिटी बन सके, और नई फैसिलिटीज के डिजाइन से पहले प्रोसेस हैजर्ड एनालिसिस को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया। पर आज इतने दशकों बाद भी एक सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमने सच में भोपाल से सबक सीख लिए हैं, या फिर बढ़ती औद्योगिक प्रगति, कॉर्पोरेट जवाबदेही और आम मानव की सुरक्षा के बीच का जो बैलेंस है वो आज भी उतना ही नाजुक है। ये त्रासदी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि जब सेफ्टी के ऊपर खर्चे और मुनाफे को रखा जाता है तो उसकी असली कीमत पैसों में नहीं, बल्कि पीढ़ियों के आंसुओं से चुकाई जाती है। इसे समझना और इस बारे में विचार करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।